दोस्तों आज मैं 2023 में आई मूवी कॉन्सेक्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम एक नन को बीच सड़क पर एक लड़की के ऊपर गन तानते हुए देखते हैं। बाद में हम उस लड़की को डॉक्टर के रूप में भी देखते हैं। इस लड़की का नाम फार्लो होता है, जो कि एक डॉक्टर होती है और अपना क्लिनिक चला रही होती है। फार्लो के पास प्रॉपर इक्विपमेंट ना होने के कारण ये अपने पेशेंट को अपने सुपीरियर डॉक्टर जॉन के पास रेफर कर देती है। अपना काम खत्म करके फार्लो जब घर पर आती है तो वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। फार्लो को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और तभी वहाँ रखा टेलीफोन बजने लगता है। ये फोन फार्लो को पुलिस स्टेशन से आया हुआ होता है। फोन उठाने पर फार्लो को पता चलता है कि उसका भाई मारा जा चुका है और पुलिस अभी इसका पता लगा रही है कि ये सुसाइड है या मर्डर। अपने भाई के बॉडी को देखने के लिए फार्लो पुलिस के पास चली जाती है, जहां हैरिस नाम का डिटेक्टिव फार्लो को बताता है कि उनके मुताबिक फार्लो के भाई ने एक प्रीस्ट की हत्या करके खुद की जान ले ली थी, लेकिन फिर भी पुलिस इसको एक मर्डर के तौर पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। यही डिटेक्टिव हैरिस फार्लो से पूछता है कि आखिर तुम्हारे भाई ने इतनी छोटी उम्र में ही चर्च क्यों ज्वाइन किया था। फार्लो यहाँ बताती है कि उसके फैमिली का पास्ट बहुत बेकार रहा है। बचपन में ही उसके डैड ने उसकी माँ की हत्या कर दी, जिससे कि फार्लो के डैड जेल चले गए और माँ तो मर ही चुकी थी। पुलिस अब फार्लो को उस चर्च में भी ले जाती है जहाँ उसके भाई की बॉडी मिली थी। यहाँ फार्लो चर्च की मदर सुपीरियर से भी मिलती है। वो फार्लो को बताती है कि उसके भाई ने सुसाइड किया था, लेकिन फार्लो मदर सुपीरियर की बातों पर यकीन नहीं करती। फार्लो का कहना था कि उसका भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता। पुलिस अब फार्लो को मॉर्ग में ले जाती है, जहां उसके भाई की लाश रखी होती है। वो अपने भाई की बॉडी को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि अब उसके परिवार का कोई भी नहीं बचा था। उसके पिता ने उसकी माँ को पहले ही मार दिया था। पिता जेल में था और अब फार्लो का इकलौता भाई भी मारा जा चुका था। फार्लो अपने भाई के चेहरे पर चोट का निशान देखती है और तभी उसका भाई उठकर खड़ा होता है और वो फार्लो को वहां से दूर चले जाने को बोलता है। वो फार्लो को बताता है कि तुम्हारे लिए यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन अपने भाई के लाश को यूं खड़ा होता देख फार्लो डर से बेहोश हो जाती है। फार्लो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ चर्च के फादर उससे मिलने आए हुए होते हैं, लेकिन फार्लो अपने भाई से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि फार्लो रिलीजन में उतना ज्यादा बिलीव नहीं करती थी, तो वो चर्च के फादर को वहां से चले जाने को बोलती है। यहीं फार्लो को सपने में एक बच्ची भी दिखती है, जिसे मारने के लिए लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं। खैर, आंख खुलने पर वो उसी जगह जाती है जहां से ये बताया जा रहा था कि उसके भाई ने कूदकर अपनी जान ली थी। वहां जाने के कुछ देर बाद वो अपने होश खोने लगती है और इस बार वो अपनी आंख चर्च में खोलती है। इस चर्च की सारी नन्स बहुत ही अजीब सी होती हैं। कोई भी नन फार्लो से बात नहीं कर रही थी। सभी नन्स फार्लो के साथ बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रहे होते हैं। फार्लो फिर चर्च में ही ढूंढते हुए सभी नन्स के पास आती है, जो कि खाना खा रही होती हैं। यहाँ पर एक नन ने अपनी आंख भी खुद से फोड़ ली थी। उसका कहना था कि उसने डेविल यानी के शैतान को देख लिया था, इसलिए उसने अपनी उस आंख को ही फोड़ लिया। और इससे पहले कि वो अपने दूसरे आंख को भी हर्ट कर पाती, दूसरी नन्स उसे रोक लेती हैं। यहीं पर फिर चर्च के हेड फादर रोमेरो भी आ जाते हैं। फादर रोमेरो फार्लो को वहीं ले जाते हैं जहां से ये बोला जा रहा था कि फार्लो के भाई ने छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। फादर रोमेरो बताते हैं कि ये चर्च 12वीं सदी से बना हुआ है। पहले जब सोल्जर्स जंग जीत कर आते थे, तो अगर उन्होंने जंग में जो भी पाप किए हुए होते थे, जैसे कि किसी का रेप करना या उसका माल लूटना, तो वो अपने एक एक पाप को बोलते हुए एक कदम पीछे हटाते थे, और जिसके पाप ज्यादा होते थे वो यहाँ से गिरकर मर जाते थे, और जिसके पाप कम होते थे वो बच जाते थे। यहीं बातों बातों में फार्लो अपना शक मदर सुपीरियर पर जताती है, जहां फादर रोमेरो फार्लो को आश्वासन देते हैं कि अगर मदर सुपीरियर का तुम्हारे भाई के मौत में कोई भी हाथ होगा, तो वो खुद मदर सुपीरियर को पुलिस के हवाले करेंगे। फादर रोमेरो फार्लो को उसके भाई का सामान भी दिखाते हैं। उन्हीं सामान में से एक बुक भी होती है, जिसे फार्लो के भाई ने किसी अनजानी सी भाषा में लिखा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि फार्लो सब कुछ पढ़ पा रही थी। दूसरी तरफ फादर रोमेरो गुस्से में मदर सुपीरियर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि फार्लो उसके बारे में सोचती है कि उसने फार्लो के भाई को मरवाया है। फादर रोमेरो मदर सुपीरियर को थोड़ा सही से एक्टिंग करके रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ हमें समझता है कि चर्च में कुछ तो चल रहा है। यहाँ सब लोग ही थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि
फादर रोमेरो जो कि अब तक सही लग रहे थे वो भी कहीं ना कहीं गलत लगने लगते हैं। रात में सोते हुए फार्लो को एक विजन दिखता है जिसमें वो अपने बचपने को देखती है। यहाँ काफी तेज तूफान आया हुआ होता है। फार्लो प्रे करती है कि अगर कोई भी उसकी इन बातों को सुन रहा है तो वो उसके डैड को इस तूफान से बचा ले जो कि फिशिंग करने गए हुए होते हैं। होता भी कुछ ऐसा ही है। तूफान में उस जगह पर सब लोग मारे जाते हैं और बस फार्लो के डैड की जान बच जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद फार्लो के डैड अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, मानो उनकी जान तो बच गई हो लेकिन उनके बॉडी में अब कोई और रह रहा हो। फार्लो के डैड फार्लो और उसके भाई और माँ को भी पिंजरे में कैद करके रखने लगे थे। एक दिन जब फार्लो की हेल्प से उसकी माँ हेल्प के लिए पिंजरे से निकलकर बाहर भागती है तो फार्लो के डैड उसे पकड़कर मार डालते हैं। फार्लो के डैड अब उसे भी मारने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन तभी कोई अनदेखी शक्ति वहां आकर उसके डैड को मारकर बेहोश कर देती है, जिससे कि बाद में पुलिस फार्लो के डैड को अपनी ही बीवी को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और इसी तरह से फार्लो और उसका भाई अनाथ हो जाते हैं। इसी सपने से घबराकर फार्लो की आंख खुलती है तो वो मेग नाम की सिस्टर को चिल्लाते हुए चर्च से भागते हुए देखती है। फार्लो उसका पीछा करते हुए एक घर में पहुंचती है और वो मेग को अपनी नस काटकर मरता हुआ देखती है, लेकिन तभी सिस्टर मेग पीछे से सही सलामत निकलकर आती है, जिससे फार्लो हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि इस चर्च और फार्लो का कुछ कनेक्शन जरूर है, जिससे कि फार्लो को अब यहाँ पर अजीब चीजों का सामना करना पड़ रहा है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो कि बचपन से ही फार्लो की हर एक बात मानती है और फार्लो को प्रोटेक्ट भी कर रही है। आगे फादर रोमेरो फार्लो को ये भी बताते हैं कि बचपन में जब तुम अनाथ हो गई थी तो हमारे चर्च ने तुम्हें अडॉप्ट भी करने की कोशिश की थी। इसी रात फार्लो को एक और विजन आती है जहां वो अपने विजन में देखती है कि चर्च ने सचमुच में उन दोनों भाई बहन को बचपन में अडॉप्ट किया था, लेकिन जिस फादर ने इन दोनों को अडॉप्ट किया था वो फार्लो के भाई को बीच रास्ते में ही उतार कर फार्लो को जान से मारने लगते हैं। और इसी सब में फार्लो हेल्प के लिए आवाज लगाती है और तभी ही कोई इनविजिबल फोर्स आकर फार्लो को बचा लेती है और इसी एक्सीडेंट में फार्लो को चोट आती है, जिससे कि वो अपना सारा पुराना पास्ट भूल जाती है। इन सारे ही विजन से फार्लो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो फोन करके जॉन को सब बताती है। ये जॉन वही हेड डॉक्टर होता है जिसके पास फार्लो ने शुरुआत में अपने एक पेशेंट को रेफर किया था। अब चूंकि फार्लो और जॉन दोनों ही डॉक्टर्स थे तो वो लोग इसे साइंस की तरह देखने लगते हैं और इसी फोन कॉल के बीच फार्लो की विजन वाली बात मदर सुपीरियर सुन लेती है। मदर सुपीरियर फार्लो से बोलती है कि तुम्हारा इस चर्च से काफी पुराना संबंध है और तुम पास्ट और फ्यूचर में होने वाली चीजें अपने विजन्स के द्वारा देख सकती हो। फार्लो को लेकिन मदर सुपीरियर की बातें नॉनसेंस लगती हैं और फार्लो को मदर सुपीरियर पर अपने भाई के कत्ल का शक भी लगता है, तो वो वहां से गुस्सा करके चली जाती है। वहीं हैरिस नाम का डिटेक्टिव मदर सुपीरियर से फार्लो के भाई के डेथ के बारे में क्वेश्चन भी करता है, लेकिन वो पहले के तरह ही बोलती है कि फार्लो के भाई को डेविल ने मारा है। फार्लो एक दिन चर्च के लाइब्रेरी में रखी बुक्स भी पढ़ती है जिसमें लिखा था कि 1993 के अर्थक्वेक में चर्च ने एक बेशकीमती खजाना खो दिया था जो कि 12वीं सदी से इस चर्च में बंद था और ये चर्च इसी खजाने की तलाश में है। और इसी खजाने के बारे में फार्लो ने अपने भाई के जर्नल में भी पढ़ा था। फार्लो को लगने लगता है कि हो न हो, चूंकि उसके भाई ने भी इस खजाने का जिक्र अपने जर्नल में किया था, तो इस खजाने के वजह से ही तो कहीं उसके भाई की जान नहीं ली गई। ये सवाल अब फार्लो को सताने लगता है। अब फार्लो चर्च में इधर उधर घूमकर कुछ सुराग इकट्ठा करने लगती है और तभी वो चर्च के तहखाने में भी पहुंच जाती है। वहां रखे लकड़ी के मोटे दरवाजे को जब वो छूती है तो उसे पास्ट के विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि सभी नन्स और प्रीस्ट ने मिलकर उसके भाई को मार डाला था। उसके भाई को उस बेशकीमती चीज का पता लग चुका था जो कि चर्च के लोग हजारों साल से प्रोटेक्ट कर रहे थे और जिस खजाने को उन्होंने 1993 के अर्थक्वेक में खो दिया था। फार्लो अपने विजन में देखती है कि उसका भाई उस बेशकीमती खजाने को प्रोटेक्ट करने की वजह से मारा गया है। तभी वहां पर एक नन आती है और वो फार्लो को डेविल बोलते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी ही वो चाकू उसी नन के ऊपर मुड़ता है और वो अपने आप को ही मार लेती है। यहीं पर मेग भी आती है और वो ये सब होता हुआ देख लेती है। अब डिटेक्टिव हैरिस वापस से पूछताछ के लिए सबको बुलाता है। फार्लो कहने लगती है कि मदर सुपीरियर ने ही और नन्स के साथ मिलकर उसके भाई को मारा है
और जो नन अभी अभी मरी है उसने भी खुद से ही अपने आप को मार लिया है और गवाह के तौर पर मेग भी वहां पर थी जिसने उस नन को खुद पे ही वार करके मरता हुआ देखा था। खैर फार्लो वहां से अगले दिन अपने डैड से जेल में मिलने जाती है। उसके डैड फार्लो पे अभी भी गुस्सा कर रहे होते हैं। उसके डैड फार्लो से बोलने लगते हैं कि उस रात मैं मर चुका था, लेकिन तुम्हारे प्रेयर के बाद मैं अकेला जिंदा सही सलामत तूफान से वापस आ गया और बाकी सारे लोग मारे गए और वहां से जिंदा बचकर आने के बाद मुझे हर तरफ शैतान दिखता है। यहाँ फार्लो के डैड उसे बोलते हैं कि उसका बाप तो मरकर जहन्नुम में जल रहा है और वो तो उसके बाप की शक्ल में एक शैतान है। अब ये जो भी शख्स फार्लो के डैड के रूप में था वो फार्लो को ये भी बोलता है कि उन्होंने फार्लो को बचपन में नदी के किनारे से उठाया था। मतलब कि फार्लो कौन है, कहां से आई है और उसके पेरेंट्स कौन हैं, ये किसी को भी नहीं पता। उधर जब डिटेक्टिव हैरिस सुपीरियर मदर से खजाने के बारे में पूछते हैं तब वो बताती है कि वो बेशकीमती खजाना कुछ और नहीं बल्कि खुद फार्लो है। उधर फार्लो भी सबको फेस करने के लिए वापस चर्च में आती है जहां वो देखती है कि सभी नन्स कुछ चैंट करते हुए कुछ रिचुअल कर रही होती हैं। तभी वहां पे वो नन भी आती है जिसने पहले डेविल को देखा था और अपनी आंख फोड़ ली थी। वो फार्लो को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी कोई इनविजिबल फोर्स आकर उस नन के रिस्ट को तोड़ देती है और फार्लो यहाँ भी बच जाती है। ये सब देखकर मेग भी वहां से ये बोलते हुए भागने लगती है कि मदर सुपीरियर ने सच कहा था, फार्लो सब कुछ का अंत कर देगी और वो जाकर अपने हाथ के नस को काट लेती है जिससे वो मारी जाती है। ठीक उसी तरह जैसा फार्लो ने शुरुआत में अपने विजन्स में देखा था। फार्लो अब वापस फादर रोमेरो के पास आती है और वो फादर रोमेरो से कहती है कि उसे पता है कि फार्लो ही वो खजाना है जिसे चर्च ढूंढ रहा है और ये बात भी चर्च के सभी लोगों को शुरुआत से पता थी। इसलिए ही शुरुआत से कोई फार्लो के क्लोज नहीं आ रहा था, पर चूंकि बचपन के एक्सीडेंट के कारण फार्लो सब कुछ पुराना भूल चुकी थी इसलिए ही वापस वो इस चर्च में आकर रहने लगी थी। दरअसल फार्लो के विजन्स में जो बच्ची आती थी वो एक्चुअल में खुद को देखती थी। फार्लो के विजन में आता है कि वो लूसीफर की बेटी थी और 12वीं सदी में लोग फार्लो पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे जिससे कि फार्लो अपने पूरे पावर में आ जाए और वो डेविल बनकर इस दुनिया पे राज करे। लेकिन 12वीं सदी के क्रिश्चियन किंग को ये बात पता चल जाती है और वो फार्लो को कैद करके मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि फार्लो लूसीफर यानी कि नर्क के राजा की बेटी थी तो कुछ भी कर लो फार्लो मर नहीं पा रही थी। तभी ही 12वीं सदी में चर्च फार्लो को कैद कर लेता है। अब चूंकि फार्लो इंसान तो थी नहीं तो वो कैद खाने में इंसानों की तरह एज भी नहीं कर रही थी। लेकिन 1993 के अर्थक्वेक में फार्लो समुद्र में गिर जाती है और उसे एक फैमिली अपने घर ले आती है जिससे कि एक के बाद एक मुसीबतें इस फैमिली पर भी आने लगती है। चूंकि फार्लो हजारों साल से चर्च के कैद खाने में बेहोश पड़ी थी और वो एज नहीं कर रही थी और जब वो आजाद हुई तो वो अपना सारा पुराना पास्ट भूल चुकी थी। लेकिन अब सब कुछ जानते हुए भी फार्लो यहाँ पर फादर रोमेरो से सब कुछ रोकने को बोलती है। फार्लो का कहना था कि उसे दोबारा से कैद तो नहीं होना, लेकिन कुछ भी करके फार्लो के ये सभी विजन्स और सारी मुसीबतें फादर रोमेरो दूर कर दें। लेकिन फादर रोमेरो फार्लो को इमोशनल करके वापस से कैद करना चाहते हैं। वो चैंटिंग करके वापस गॉड के पावर से फार्लो को कैद करने लगते हैं और ये देखते हुए फार्लो गुस्से से बाहर आती है और फिर एक बार कोई इनविजिबल फोर्स फार्लो को बचाते हुए फादर रोमेरो को मार डालती है। इस सब से परेशान होकर फार्लो मरने के लिए वहीं पहुंच जाती है जहां से कूदकर उसके भाई ने खुदकुशी करी थी। और यहीं स्लो मोशन में हम देखते हैं कि जब जब फार्लो किसी मुसीबत में पड़ती है तो वो फार्लो के ही फ्यूचर सेल्फ ने उसे बचाया था। चूंकि फार्लो के साथ दो एक्सीडेंट हुए थे, एक तो जब 1993 में अर्थक्वेक आया जिसमें कि फार्लो चर्च के कैद खाने से गिरकर नदी में बह जाती है और दूसरा फार्लो का कार में एक्सीडेंट होना जिसमें कि उसकी पूरी तरह से याददाश्त खो जाती है। लेकिन लूसीफर यानी कि नरक के बादशाह की बेटी होने के तौर पर कहीं न कहीं फार्लो की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि प्रेजेंट वाली फार्लो के याददाश्त ना होने के बावजूद उसकी शक्तियां फ्यूचर के फार्लो से उसकी मदद कर रही थी। उधर डिटेक्टिव हैरिस फार्लो की लाश ढूंढवाता है लेकिन फार्लो की लाश कहीं नहीं मिलती। डिटेक्टिव मदर सुपीरियर से बोलता है कि आपके चर्च में जो भी हुआ उसके वजह से कई मासूमों की जान चली गई, खास करके अच्छी भली डॉक्टर फार्लो की। लेकिन मदर सुपीरियर डिटेक्टिव से बोलती है कि फार्लो बिल्कुल नहीं मरी है और वो मारी भी नहीं जा सकती, बस कैद की जा
सकती है। पर चूंकि वो डिटेक्टिव चर्च की इन डेविल्स वाली बातों पे यकीन नहीं करता था, तो वो मदर सुपीरियर की बातों को आई गई कर देता है। वहीं कुछ टाइम बाद हम सच में देखते हैं कि फार्लो जिंदा होती है और हम उसे जॉन के साथ ही एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इसी के बाद शुरुआत वाला सीन आता है जहां मदर सुपीरियर जैसे तैसे फार्लो का पता ढूंढकर उसे मारने के लिए आ जाती है। मदर सुपीरियर को पता था कि वो फार्लो को मार नहीं सकती, पर फिर भी वो किसी तरह से फार्लो को कंट्रोल करना चाहती है। तभी ही वहां एक गाड़ी आती है और वो मदर सुपीरियर को उड़ा डालती है। जाहिर है कि अभी भी फार्लो खुद को और कहीं ना कहीं लूसीफर भी नरक से फार्लो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है।